Welcome viewers. Today I am going to discuss re-evaluation account under internal reconstitution of partnership. As we know, there are changes in the value of assets and liabilities during performing business activities of partnership. So such changes affects the amount of profits and losses of the business. जैसा कि हम जानते हैं, साझेदारी व्यवसाय को करने में उसके संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में आए दिन परिवर्तन होता है. So many factors are responsible for such changes, such as changes in time, inflation factor, and so many other factors responsible for the changes in the value of assets and liabilities. जैसा कि हम जानते हैं, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में व्यवसाय करने के क्रम में आए दिन परिवर्तन होता है. परिवर्तन के बहुत सारे कारण हैं. समय बदलने के कारण परिवर्तन होता है, या इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके कारण संपत्ति के मूल्य में आए दिन परिवर्तन होता है. तो इन परिवर्तनों के कारण होने वाले चेंजेस से हमें प्रॉफिट लॉस निकालना चाहिए और निश्चित रूप से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है उस दिन तक जो साझेदार हैं उनका ये क्लेम बनता है, इसलिए उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए. इसी पर्पज से कि उस एक निश्चित पीरियड के दौरान एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या चेंजेस आया है और उससे प्रॉफिट लॉस क्या इफेक्ट कर रहा है, इसी के वैल्यूएशन के लिए, इसी की जानकारी के लिए हम जिस अकाउंट को बनाते हैं उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसमें सभी एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंजेस का इफेक्ट दिखलाते हैं एक्सेप्ट कैपिटल एंड गुडविल, क्योंकि कैपिटल की अकाउंटिंग हम अलग कर चुके हैं और गुडविल के वैल्यूएशन और अकाउंटिंग की भी बात हम अलग से जानकारी दे चुके हैं. इसलिए उन दो आइटम को छोड़ करके बाकी जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनके चेंजेस का इफेक्ट दिखलाते हैं. याद रखना, एसेट्स वैल्यू को नहीं लिखते हैं, उसके चेंजेस के इफेक्ट को दिखलाते हैं जिससे कि उसके प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट किया जा सके, निकाला जा सके. यह चेंजेस जो दिया जाएगा क्वेश्चन में, या तो पास्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स दिया जाता है जिससे कि हम उसके चेंजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, या चेंजेस डायरेक्टली परसेंटेज में दे दिया जाता है कि 10%, 10%, 15% किसी भी एसेट्स और लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, क्लियर कट स्पष्ट रूप से दे देता है. हम हर हालत में, हमारा पहला पॉइंट है, पहला स्टेप होना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ सच चेंजेस अमाउंट and then record them into revaluation account. Revaluation account अभी अभी हम बताया, just to know the profit and losses due to changes in assets and liabilities value. इस कारण से हम बनाते हैं. That's why entire losses and expenses nature item recorded in debit side और income profit nature item recorded in credit side. इस तरह से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी चेंजेस के इफेक्ट को हम दिखला रहे हैं प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, और प्रॉफिट लॉस जानने के लिए जब भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस लॉसेस आइटम को डेबिट में लिखते हैं, इनकम प्रॉफिट आइटम को क्रेडिट में लिखते हैं. जैसे यहाँ पर हम चेंजेस को दिखलाएंगे इस तरीके से, डिक्रीज इन स्टॉक, depreciation in fixed assets, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर. इस तरीके से संपत्तियों में, एसेट्स में अगर कोई डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन है तो उसे हम लॉस है, बिजनेस के लिए लॉस है, इसमें डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे. इंक्रीज इन लायबिलिटीज, जस्ट अपोजिट, किसी भी लायबिलिटीज में अगर वैल्यू बढ़ता है, कर्ज देने वाला या अमाउंट जो हमें पे करना है उसका वैल्यू बढ़ता है, इसका मतलब ये लॉस है हमारे लिए. इसका रीजन क्या हो सकता है, कारण के आधार क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से भी इंक्रीज इन लायबिलिटीज होता है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स भी हो सकता है क्लियरली, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, डूबा हुआ रुपया, देनदारों से, डेटर्स से जो अमाउंट अनरियलाइज रह जाता है, जो अमाउंट नहीं मिलने की स्थिति में रहती है, वह भी बिजनेस के लिए फायदे की बात, नुकसान की बात है, इसलिए हम उसे भी डेबिट साइड में दिखलाएंगे. जस्ट अपोजिट, इंक्रीज इन स्टॉक,
appreciation in assets or fixed assets, decrease in creditors or liabilities, prepaid expense, टैक्सेस पेड हमारे लिए फायदे का रूप है, हमारा पैसा, हमारा अमाउंट है, बिजनेस अमाउंट है, पार्टनरशिप बिजनेस का अमाउंट है, बिजनेस के लिए फायदे की स्थिति। अर्नड इनकम अगर मिलना बाकी है तो ये भी फायदे की स्थिति है। और जस्ट अपोजिट अनअर्न्ड इनकम, ज्यादा इनकम मिल गया है तो इसे लौटाना पड़ेगा, ये हमारे लिए लॉस की स्थिति है। लॉस का अकाउंटिंग का साइड डेबिट होता है। डिक्रीज इन रिजर्व फॉर बैड डेट्स, डूबे हुए अमाउंट में से अगर कोई पैसा रियलाइज हो जाता है, इसका मतलब जितना रुपया हम डूबे हुए के लॉस के रूप में दिखलाए थे उसमें कुछ मिलना फायदे की स्थिति हो गई। डिक्रीज इन रिजर्व फॉर बैड डेट्स, इन सभी आइटम्स को हम डेबिट और क्रेडिट इस तरीके से लिखेंगे और लिखने के बाद डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस डेबिट साइड में है तो हम जैसा कि जानते हैं इस साइड के डिफरेंस को हम प्रॉफिट कहेंगे और इस प्रॉफिट पर क्लेम किसका बनता है तो पार्टनर्स का बनता है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर हैं सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर रेशियो नहीं दिया गया है तो फिर इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाय चांस डिफरेंस क्रेडिट में आता है तो इसे हम कहते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, और इसे भी हम पार्टनर्स कैपिटल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितने भी पार्टनर है ए बी सी, जितने भी पार्टनर उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन करके तैयार हो जाता है। इसी से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस में बोले जाते हैं कि आप इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री बनाइए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम और आपको बतलाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग की जब बात आती है, इसके इंपॉर्टेंस या महत्व की जब बात आती है तो हमेशा याद रखना है कि आज से लेकर के अब आगे जितनी भी पार्टनरशिप अकाउंटिंग बनेगी, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, रिटायरमेंट से रिलेटेड हो, डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड हो, हर एक जगह हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने की जरूरत होगी। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रोसेस है। न सिर्फ रिकंस्टिट्यूशन में इसका यूज है, अलग से भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आगे भी जैसा कि बतलाया एडमिशन के क्वेश्चन को बनाने में भी इसकी मदद लेनी पड़ेगी, रिटायरमेंट में भी इसकी मदद लेनी पड़ेगी, डेथ ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चंस में भी इसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो ये अब आज से लेकर के पार्टनरशिप के लगभग अंत तक हर एक अकाउंटिंग प्रोसेस में इसका यूज आएगा। इसी से रिलेटेड कभी कभी जर्नल एंट्रीज बोलता है बनाने के लिए। तो जर्नल एंट्रीज की जब बात हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम चाहें तो ज्वाइंट जर्नल एंट्री बना सकते हैं, कंबाइंड जर्नल एंट्री बना सकते हैं। एक जर्नल एंट्री डेबिट आइटम के लिए और दूसरी जर्नल एंट्री क्रेडिट आइटम के लिए, और तीसरे स्थान पर हम या प्रॉफिट या लॉस के लिए हम जर्नल एंट्री बना सकते हैं। या आपकी मर्जी, आप हर एक ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग जर्नल एंट्री बना सकते हैं। और जैसा कि स्पष्ट है, आपको मालूम होना चाहिए, डेबिट में जितने भी आइटम है इसका मतलब है रिवैल्यूएशन डेबिट है। अर्थात जर्नल एंट्री जब हम बनाएंगे तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मशीन फर्नीचर, जिससे भी रिलेटेड होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज और क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। या तो इस तरीके से एक एक आइटम से रिलेटेड हम अलग अलग जर्नल एंट्री बनाएंगे, या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और इन सभी को हम क्रेडिट के रूप में लिखेंगे कुछ इस तरीके से। फर्स्ट एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन स्टॉक to outstanding expenses to depreciation in assets, जिस भी assets में है उसका particular assets का नाम लिखेंगे, to increase in liabilities or creditors, to unearned income
नरेशन में इसके बाद आ जाएगा हमारा, हाँ ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा नरेशन। नरेशन में हम क्लियरली लिख देंगे डिक्रीज इन स्टॉक, डेप्रिसिएशन इन बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, अनअर्न्ड इनकम रिकॉर्डेड और प्रोवाइडेड। नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी क्रेडिट आइटम के लिए, जस्ट अपोजिट इन सबको हम डेबिट में लिखेंगे और इवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिखेंगे। मीन्स आ जाएगा इंक्रीज इन स्टॉक डेबिट, appreciation in assets, decrease in creditors or liability debit, decrease in reserve for bad debt, debit, prepaid expense account debit, earned income account debit, to revaluation account। इन सभी के वैल्यू को अलग अलग लिखने के बाद क्रेडिट में हम इन सब के टोटल अमाउंट को लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर सभी के वैल्यू को अलग अलग लिखने के बाद इन टोटल अमाउंट्स को हम डेबिट में लिखेंगे। और लास्ट एंट्री बनती है फॉर प्रॉफिट और लॉस। तो थर्ड पॉइंट में पहला ये स्टेज हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड पॉइंट में हमारा या प्रॉफिट या लॉस के लिए एंट्री बनेगी, प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट जैसा कि हम देख रहे हैं डेबिट आइटम है, इसकी एंट्री बनेगी इन केस प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू revaluation account debit to partners capital account। जितने भी पार्टनर्स हैं सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लॉस में उलट जाएगी एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, जितने भी पार्टनर्स हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अगर इस अकाउंट को बनाने के बाद बनाते हैं तो फिर अमाउंट को लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन में, थ्योरी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्पेसिमेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसका भी आंसर यहाँ पे आ गया। या रिलेटेड एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसकी भी अकाउंटिंग यहाँ पर आ गई है। साथ ही साथ जैसा कि बतलाए आगे के कंडीशंस में भी इसका यूज हो सकता है। तो एज एंड व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बीइंग prepared just in this way, इसी तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद हम आपके सामने में एक एग्जाम्पल क्वेश्चन से रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने की जानकारी देने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज, in a partnership business, value of building rupees 50,000, debtors rupees 20,000, stock rupees 30,000, creditors amounting rupees 10,000। इसके बाद रिवैल्यूएशन का इंफॉर्मेशन दिया गया है। स्टॉक वैल्यू डिक्रीज बाय 20% एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। एंड ऑल्सो रिवैल्यूएशन मेड ऑफ बिल्डिंग रुपीज 70,000, क्रेडिटर्स रुपीज 15,000 एंड प्रोवाइड रुपीज 2,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इन्हीं इंफॉर्मेशन से आपसे बोला गया है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट and distribute profit between partner Ram and Rahim in 3:2 ratio। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कीजिए, मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, और जो भी प्रॉफिट कैलकुलेशन में आता है उसे 3:2 रेशियो में दो पार्टनर है राम और रहीम, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया है। हम इस क्वेश्चन में इस तरह से इंफॉर्मेशन लिए हैं कि जहां पर परसेंटेज में भी चेंज है और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वैल्यू के कारण भी चेंजेस है। इस कारण से हर एक इंफॉर्मेशन की जानकारी आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आया है। तो स्टॉक में डिक्रीज है, जानते हैं एसेट्स का डिक्रीज डेबिट में लिखा जाता है, डिक्रीज इन स्टॉक।
डिक्रीज इन स्टॉक का रेट क्या है? 20%। नेचुरली स्टॉक वैल्यू से आएगा, स्टॉक वैल्यू है 30,000, तो 30,000 का 20% आ जाता है 6,000। नेक्स्ट है 10% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जैसा कि हम जानते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑलवेज रिलेटेड विथ डेटर्स अमाउंट से होता है, इसलिए डेटर अमाउंट का 10% कैलकुलेट करेंगे जो कि 20,000 है। 20,000 का 10% आता है हमारा रिजर्व फॉर बैड डेट्स 2,000। इसके बाद का जो चेंजेस दिया गया उसमें रिवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स दिया गया है। बिल्डिंग का 70,000, पास्ट वैल्यू था बिल्डिंग का 50,000, इसका मतलब है 20,000 से इंक्रीज है। फायदा क्रेडिट में दिखलाएंगे, एप्रिसिएशन इन बिल्डिंग। और जो चेंजेस दिया गया है क्रेडिटर्स का वैल्यू 15,000 हो गया, जबकि पास में था हमारा 10,000। मीन्स इंक्रीज इन क्रेडिटर्स है, लॉस फॉर बिजनेस। $5,000, 10,000 से 15,000 रिवैल्यूएशन में आ गया। Also provide 2,000 for outstanding expenses. Outstanding expenses भी increase in liabilities का रूप है, इसलिए डेबिट में दिखलाएंगे। इस तरह से सभी चेंजेस का इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ चुका है। अब हम डिफरेंस निकालेंगे और उस डिफरेंस को अगर डेबिट में कमी है, डिफरेंस लाई करता है, देन इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, और क्रेडिट में है तो लॉस। जैसा कि देख रहे हैं क्रेडिट का टोटल अमाउंट 20,000 है, जबकि डेबिट का टोटल अमाउंट 6 to 8, 5, 13 to 50, 15,000 है। इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर कमी डेबिट में है। क्रेडिट का हाईएस्ट वैल्यू का टोटल कर देंगे और इसी टोटल अमाउंट को हम दोनों साइड में रखेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ टोटल रहेगा। जो डिफरेंस आता है डेबिट में दिखाएंगे कि प्रॉफिट के नाम से, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल एंड रहीम्स कैपिटल। अब जो भी प्रॉफिट आएगा हम डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टिकुलर कॉलम में अलग अलग भी शो करेंगे। सबसे पहले टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,579,615, 5,000 हमारा टोटल प्रॉफिट अमाउंट आया और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 रेशियो में, तो 3/5 एंड 5,000 into 2/5 आ जाएगा अमाउंट हमारा 3,000 and 2,000। इसी क्वेश्चन में अगर जर्नल एंट्री भी बनाने के लिए कहता है तो उस कंडीशन में हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन स्टॉक, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, टू इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी क्रेडिट में इन सभी वैल्यू को लिखते हैं और इन सभी का टोटल 15,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट। इसके लिए एंट्री बनती एप्रिसिएशन इन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000 से, और तीसरी और अंतिम एंट्री बनती प्रॉफिट आ रहा है, इसलिए प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू रहीम्स कैपिटल। हालांकि इस क्वेश्चन में आपका ये इंफॉर्मेशन नहीं बोला गया है, लेकिन बाय चांस बोला जाता तो हम जर्नल एंट्री भी बड़ी आसानी से इसकी बना सकते थे। इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगला वीडियो जो आएगा हमारा वो अकाउंटिंग रिलेटेड विथ प्रॉफिट और लॉसेस, पास्ट प्रॉफिट लॉसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट लॉसेस, गुडविल के वैल्यू के लिए, इन सब का हम आपको दो तरीके से अकाउंटिंग कहा जाता है। एक तो बोला जाता है कि इसको क्लोज कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल में, तो हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे इसकी जानकारी करेंगे, बतलाएंगे। नेक्स्ट या कहता है कि इन सब का एडजस्टमेंट एंट्री बनाइए, तो एडजस्टमेंट एंट्री या नॉट टू क्लोज दी अकाउंट्स, इनके खातों को बंद नहीं करना है, इस तरह की बात कही जाती है। तो दोनों कंडीशन में हम इसकी जानकारी अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।